the Salt March and the civil disobedience movement. Okay, let us go. Mahatma Gandhi found in salt a powerful symbol that could unite the nation on 31 January 1930, and he sent a letter to Viceroy Irwin with the 11 demands. Okay, गांधी जी ने क्या किया, एक इन्होंने पाया कि साल्ट एक पावरफुल सिंबल हो सकता है सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट को स्टार्ट करने के पीछे. ओके, इसके लिए उन्होंने क्या किया, 31 जनवरी 1930 को गवर्नर जनरल और वायसराय जो उस समय लॉर्ड इरविन थे, उनको एक 11 पॉइंट का एक डिमांड भेजा, यानी कि 11 सूत्री एक कार्यक्रम था, एक प्रोग्राम था, एक डिमांड था जो इन्होंने इरविन के सामने रखा लेटर में कि हमारी ये जो डिमांड है इसको एक्सेप्ट किया जाए, नहीं तो हम क्या करेंगे, हम साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे, जो भी क्या होगा, पीसफुली होगा, नॉन वायलेंस हो. एंड वायसराय विद द 11 डिमांड्स, some of these were of the general interest and other were the specific demand of the various classes from industrialists to peasants. Okay, means some of these were the general interest. इसमें कुछ लोग ऐसा क्या था, इसको जनरली तरीके से कहते थे, और खास करके वायसराय और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उसको गवर्नमेंट को इतना अंदाजा नहीं था, इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि गांधी जी इस साल्ट सत्याग्रह को लेके एक इतना बड़ा मूवमेंट, एक बिग मूवमेंट को स्टैंड कर देंगे. ओके, बात है 1929 लाहौर सेशन, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे. उसमें क्या किया गया, 1929 के लाहौर सेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी को सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट स्टार्ट करने की रिस्पांसिबिलिटी प्रोवाइड की गई. साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट में, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी अगर चाहे तो नॉन पेएबल टैक्सेस मूवमेंट भी चलाए जा सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट को टैक्स प्रोवाइड नहीं किया जाए. और साथ ही साथ जो लेजिस्लेटिव असेंबली का बायकॉट भी इसमें इंक्लूड किया गया कि अगर चाहे कांग्रेस वर्किंग कमेटी तो लेजिस्लेटिव असेंबली का बायकॉट कर सकती है, यानी कि उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती. फिर बात आई फरवरी, अभी मैंने जनवरी का जो 11 सूत्री डिमांड, जो 11 डिमांड थी गांधी जी को जब वायसराय के सामने रखा, तो वायसराय ने क्या किया, इसे लाइटली लिया. और ब्रिटिश गवर्नमेंट और वायसराय इरविन को यह एक्सपेक्ट नहीं था, अंदाजा नहीं था कि गांधी जी इस जो साल्ट पे टैक्स लगाया गया है, इस साल्ट टैक्स से इतने बड़े मूवमेंट को, इतना एक बिग मूवमेंट सेटअप कर लेंगे या स्टैंड अप कर लेंगे. ओके, तो 1930 फरवरी 1930 में गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग अहमदाबाद अपने साबरमती आश्रम में की, और यह मीटिंग में यह डिसाइड किया गया कि जो सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट है, स्पेशली इसमें स्टार्टिंग में जो साल्ट टैक्स है, जो साल्ट पे रूल रेगुलेशन है, उसको ब्रेक करने का काम किया जाएगा. साल्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि जो नमक बनाने का, यानी कि सॉल्ट प्रिपेयर करने का जो अथॉरिटी होगी वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी. और टोटल ऑल ओवर इंडिया में, स्पेशली कोस्टल एरिया में जो सॉल्ट के सेंटर्स थे, फैक्ट्रीज थी, और कुछ फैक्ट्री इंटीरियर एरिया में भी थी, स्पेशली गुजरात, राजस्थान में, और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, यानी जो कोस्टल एरिया, समुद्र तटीय इलाके थे, कोस्टल एरिया. तो कंडीशन ये रही यहाँ पे कि गांधी जी ने जो गवर्नमेंट को अथॉरिटी थी, ऑटोनोमी थी कि गवर्नमेंट ही सॉल्ट प्रिपेयर करेगी. गांधी जी ने कहा कि चूंकि ये जो ड्यूरेशन चल रहा था टाइम आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1929 और 1930 आते आते इस समय वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, विश्व आर्थिक मंदी आ गई थी, और जिसकी चपेट में इंडिया भी आ रहा.
और साथ ही साथ जो स्टारवेशन थी, फेमिन थे, ड्रॉट थे, इस समय लार्ज स्केल पे आ रहे थे। और इस समय गवर्नमेंट क्या करती थी, जो मूलभूत चीजें थी, जो फंडामेंटल्स डेली यूज की चीजें थी, जैसे साल्ट हो गया, इस पे भी गवर्नमेंट ने हैवी ड्यूटी लगाया था। और डिफरेंट टाइप की जो वैसी कंडीशन थी, उस पे भी गवर्नमेंट ने क्या किया था, हैवी ड्यूटी लगाने का काम किया था। तो इसको लेके गांधी जी ने क्या किया, इसको एक इशू बनाया, मुद्दा बनाया, और मुद्दा बनाने के बाद इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने का काम किया। और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रहा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्पेशली ये कहा गया कि 12 मार्च से साबरमती आश्रम से इस मूवमेंट को स्टार्ट किया जाएगा। और इसके लिए गांधी जी ने न्यूज़पेपर्स के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में जो साल्ट टैक्स था, इसकी जो इंफॉर्मेशन थी वो अवेलेबल कराई पब्लिक के साथ। और 12 मार्च आते आते पब्लिक की क्या हो गई, ऑटोमेटिक पब्लिक क्या हो गई, साबरमती आश्रम के आसपास जमा होने लगी। साबरमती आश्रम, साबरमती रिवर जो गुजरात में फ्लो होती है, उसके बैंक पे सिचुएटेड गांधी जी का आश्रम था। इसे 1915 से लेके इसे सेटअप किया गया था यहाँ पे। जब साउथ अफ्रीका दौरे से वापस आए थे तो गांधी जी ने साबरमती, और यह सिटी से काफ़ी दूर शहर, एक काफ़ी खूबसूरत प्लेस था और नेचर के बीच इस्टेब्लिश किया गया था। तो पब्लिक यहाँ पे इकट्ठी होने लगी। 12 मार्च को गांधी जी ने क्या किया, पहले स्पीच दिया और ये कहा कि यह जो हमारा मूवमेंट होगा यह नॉन वायलेंस होगा। अगर इसी को हम ये कहते कि आप लाठी डंडे जो आप विपन्स हो गया, वार विपन्स, इसको लेके आइए, तो इसमें से बहुत लोग नहीं आते। और हमारी इस डिमांड को जो हमने गवर्नमेंट से कहा है कि हम सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं या साल्ट मूवमेंट स्टार्ट करने जा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमें ब्रूटली सप्रेस करने का काम। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इसको हल्के में लिया और कहा कि, और इसको सप्रेस करने का स्टार्टिंग में काम नहीं किया, कहा कि ऐसे चलेगा कुछ टाइम तक और उसके बाद क्या होगा, ये मूवमेंट ऑटोमेटिक अबॉलिश हो जाए। गांधी जी 12 मार्च को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अपने 78 इलेक्टेड चुने हुए जो उनके फेवरेट वॉलंटियर्स थे, सत्याग्रही थे, उनके साथ ये दांडी के लिए चल दिए। दांडी गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में कोस्टल एरिया में एक प्लेस है और वहाँ पे गांधी जी को जाना था। वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉल्ट प्रिपेयरिंग का काम करती थी, नमक बनाने का काम करती थी। तो गांधी जी अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ चल दिए और टोटल 280 माइल्स की डिस्टेंस थी साबरमती आश्रम और दांडी के बीच। और पर डे उन्हें 10 माइल्स की डिस्टेंस को प्रिपेयर करना था और टोटल 24 डे रखा गया था। गांधी जी 6 अप्रैल 1913 को दांडी पहुंचे और दांडी पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, वहां पे सरोजनी नायडू ने गांधी जी का वेलकम किया और गांधी जी ने सी जो वाटर था उसको बॉयल करके और साल्ट बनाया और साल्ट लॉ को ब्रेक करने का काम किया। गांधी जी जब चले रास्ते से जो 10 माइल्स पे जो डिस्टेंस थी पर डे, तो जब गांधी जी जहाँ रुकते, जिस रास्ते से जाते, उस गांव की पब्लिक गांधी जी का रास्ते में वेलकम करती और उनके साथ हो लेती। जगह जगह सड़क के किनारे चरखे चलाए जाते जो एक फ्रीडम का साइन था। गांधी जी का मेन वो था चरखा, कि चरखा जो था वो क्या करता था, वह सेल्फ डिपेंडेंस की बात करता था, स्वदेशी की बात करता था। तो ऐसे करते हुए गांधी जी पहुंचे, 60 लाख को ब्रेक किया और 60 लाख को ब्रेक करने के बाद ये मूवमेंट क्या हुआ, धीरे धीरे न्यूज़पेपर्स के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में फैलने लगा। गांधी जी के यानी कि जो भी कोस्टल एरिया थे, कोस्टल एरिया में डिफरेंट प्लेसेस पे गांधी जी के आह्वान पे साल्ट को ब्रेक किया जाए। इसी तरह अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी जिन्हें कहा जाता है, जो फर्स्ट
वायसराय ऑफ इंडिया थे। आज इंडिया के फ्रीडम होने 15 अगस्त 1947 के आफ्टर, तो इन्होंने क्या किया, वहां पे साल्ट सत्याग्रह करने का काम किया। और ये भी क्या किए, त्रिचनापल्ली से बेदार्यम, त्रिचनापल्ली एक प्लेस है तमिलनाडु में, वहां से बेदार्यम तक की जो कोस्टल एरिया में सिचुएटेड था, वहां तक इन्होंने क्या किया, गांधी जी की तरह ही सत्याग्रह किया। और सत्याग्रह करने के बाद वहां पे साल्ट लॉ को ब्रेक करने का काम किया, वो भी नमक बनाए। और उन्होंने क्या किया, साल्ट लॉ को ब्रेक किया। और नेक्स्ट एक घटना हुई केरल के कालीकट में, वहां पे कालीकट से पय्यानूर तक की यात्रा की गई। यानी कि कालीकट केरल, यहाँ पे भी अरबियन सी पड़ता है जो कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पे भी यह साल्ट लॉ को ब्रेक करने का काम किया गया। तो फिर कुछ उड़ीसा में हुआ, कलकत्ता में हुआ, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट क्या हुआ। फिर असम में हुआ, खास करके बांग्लादेश में जो कोस्टल एरिया था जहाँ पे साल्ट लॉ को ब्रेक किया जा सकता था, ब्रेक किया गया। जो इंडिया के इंटीरियर पार्ट में ब्रिटिश साल्ट फैक्ट्रीज थी, उन पे भी अटैक करने का काम किया गया और अटैक करके साल्ट लॉ को ब्रेक करने का काम किया गया। यानी कि ये टोटल जो कंडीशंस थी, इसमें नमक कानून को तोड़ा गया, यानी कि साल्ट लॉ को तोड़ने का काम किया गया। इसके एवज में कांग्रेस की जो स्टार्टिंग में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब देखा कि मूवमेंट है, ऐसे चल रहा है, नॉर्मली है, एक टाइम ऐसा आएगा जब एबॉलिश हो जाए, जब कंडीशन काफ़ी बैड हो गई, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या लेना पड़ा, स्पेशली लॉर्ड इरविन को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा। और उसने अपनी जो आर्मी थी, आर्मी को बुलाया, उसके बाद मूवमेंट को सप्रेस करना स्टार्ट किया आर्मी और पुलिस के माध्यम से। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बहुत से, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद इनके एवज में मद्रास, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, इन एरिया में रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, विद्रोह हो गए। बाद में गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया। गांधी जी के अरेस्ट करने के एवज में महाराष्ट्र में, स्पेशली महाराष्ट्र का जो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे वायलेटेड रिवोल्ट हुए। पब्लिक ने क्या किया, सोलापुर के जो कॉटन मिल वर्कर्स थे, ये क्या किए, फैक्ट्री से बाहर निकल आए, रोड्स पे, पुलिस स्टेशन पे, जो भी ब्रिटिश एम्पायर के साइन थे, उस पर अटैक किए जाने लगे। और कंडीशन यहाँ तक आ गई, कुछ टाइम तक कुछ इंडिया के ऐसे पार्ट थे जहाँ पे पुलिस का नामो निशान नहीं था। महीनों तक कंडीशन ये रही कि वहाँ पे पब्लिक का राज रहा, ऐसी कंडीशन आ गई। तो गांधी जी ने जो एक मूवमेंट चलाया था, तो देखिए, द टैक्स ऑफ द साल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली आर इट्स द प्रोडक्शन। महात्मा गांधी declared revealed the most oppressive phase of British rule, and Mahatma Gandhi's later was in a way and the ultimate। पहले तो गांधी जी ने वायसराय को अल्टीमेट दिया, अल्टीमेट के बाद जब वायसराय ने इसको हल्के में लिया, तो इफ द डिमांड वेयर नॉट फुलफिल्ड by 11 मार्च the later status the Congress would launch। 11 मार्च तक कोई जब वैसा वायसराय की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया, तो क्या किया गया, 11 मार्च को यह डिसाइड कर दिया गया कि अब 12 मार्च से दांडी जो सत्याग्रह है उसको स्टार्ट किया जाएगा। सो सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट क्या, और दांडी मार्च के साथ ही सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट का जो स्ट्रक्चर था, जो कैंपेन था, अभियान था, उसका स्ट्रक्चर बनाया जाने लगा। इरविन वाज नॉट विलिंग टू negotiate, so Mahatma Gandhi started his famous Salt March campaign by 78 volunteers of his trusted volunteers। The march over the 240 miles from Gandhi जी आश्रम, यानी 240 miles, एंड और किलोमीटर में देखा जाए तो 280 किलोमीटर था। ओके, 40 miles from the गांधी जी आश्रम in साबरमती to गुजरात कोस्टल टाउन Dandi's the volunteer walked for 24 days about 10 miles, यानी कि 24 miles
24 डे में एवरी डे 10 माइल्स की डिस्टेंस को कंप्लीट करना था। ओके, और किलोमीटर में अगर हम बात की जाए, स्टार्टिंग में हमने एक माइल बोल दिया, 280 माइल, सॉरी इसके 240 माइल एंड 280 किलोमीटर। ओके, किलोमीटर में 280 किलोमीटर डिस्टेंस है अहमदाबाद से, और यानी कि और माइल में देखा जाए, मील में तो 240 माइल्स। ओके, तो डांडी कोस्टल वॉलंटियर और उसके बाद लार्ज स्केल पे रिवोल्ट हुए। गांधी जी ने सिविल डिसमेंट मूवमेंट स्टार्ट हो गया। डिफरेंट कुछ टाइम्स तक कंडीशन यही रही कि जो कोस्टल एरिया थे वहां पे 60 लाख को ब्रेक किया जाने लगा। ब्रेक करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब देखा कंडीशन और बेटर हो जा रही है, दोनों कंडीशन में अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसी दुविधा में आ गई, अगर मूवमेंट को सप्रेस करने का काम करती तभी भी कांग्रेस करती कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, हम नॉन वायलेंस चला रहे हैं, शांतिपूर्वक पीसफुली हम मार्च कर रहे हैं, और अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर इस मूवमेंट को सप्रेस नहीं करती तो कांग्रेस क्या करती? कांग्रेस करती कि हम जीत। बाद में लास्ट में डिसीजन हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि इस मूवमेंट को ब्रूटली सप्रेस किया जाए, और स्टार्टिंग हुआ। इसमें एक इंसिडेंट है, तो ये जो मोस्टली पार्ट थे कोस्टल एरिया, यहाँ पे तो 60 लाख को स्टार्ट किया गया, 60 लाख ब्रेक करने का काम किया गया डिफरेंट प्लेसेस पे। लेकिन जो इंडिया के इंटीरियर पार्ट थे, जो ब्रिटिश एरिया के, वहाँ पे डिफरेंट जो कंडीशंस थी, जैसे अगर हम बात करें ईस्टर्न यूपी की एंड बिहार की, तो यहाँ पे कंडीशन ये थी कि जो मूवमेंट चला इस टाइम, वो मूवमेंट ये था कि चौकीदारी प्रोटेस्ट मूवमेंट था, जो सिविल डिफेंस मूवमेंट का ही एक पार्ट था। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे कोई ऐसा सॉल्ट प्रिपेयर नहीं किया जाता था, कोई सॉल्ट फैक्ट्री नहीं थी, तो इस एरिया में जो गांव के चौकीदार होते थे, चौकीदार ब्रिटिश गवर्नमेंट के नुमाइंदे हुआ करते थे और जमींदारों के चाटुकार हुआ करते थे। उनको खुफिया यानी कि सीक्रेट जो इंफॉर्मेशन होती थी वो प्रोवाइड करते थे, और गवर्नमेंट क्या करती थी, गांव से टैक्स कलेक्ट करने का काम करती थी, जिन्हें चौकीदारी टैक्स कहा जाता, और इस टैक्स का कुछ अपने पास रखती थी और इन चौकीदारों को सैलरी प्रोवाइड करने का काम करती थी। तो इन एरिया में क्या किया गया, इन लोगों ने कहा कि हम चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे, इसको लेके मूवमेंट चला। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टार्टिंग में जितना पे नहीं किया उससे ज्यादा तो इन गांव वालों की संपत्ति जो असेट्स थी, जो जमीन जायदाद थी, उसे कैप्चर कर लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ये मूवमेंट धीरे बंगाल में एक टाइम तक 60 लाख ब्रेक किया गया, लेकिन जब अप्रैल मई जून जब जुलाई आ गया, यानी कि जब रेनफॉल मानसून का सीजन आ गया, तो चारों तरफ पानी भर गया, तो 60 लाख तोड़ने का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो उसके बाद यहाँ पे भी क्या हो गया, चौकीदारी टैक्स को लेके मूवमेंट में यहाँ पे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वैसे ही किया जैसे बिहार में किया था, जैसे ईस्टर्न यूपी में किया था। कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट, जैसे अगर हम मध्य प्रदेश को ले लें, महाराष्ट्र को ले लें, फिर कुछ जो फॉरेस्ट्री एरिया है, स्पेशल रूप से जो ट्राइबल्स एरिया में जो फॉरेस्ट लॉ थे उसको ब्रेक करने का काम किया गया। जो फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड आउट फॉरेस्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो जो ट्राइबल्स ने क्या किया, जो रिजर्व और प्रोटेक्ट फॉरेस्ट थे, जहाँ पे इनके जाने को गैर कानूनी यानी कि गैर कानूनी डिक्लेयर किया गया था, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। उनमें क्या किया, ये लोग जंगल से लकड़ी तोड़ के लाने लगे, अपने कैटल्स को रियन कराने लगे, यानी कि जो फॉरेस्ट एक्ट था उसको ब्रेक करने का काम ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ट्राइबल्स पीपल थे उनके द्वारा किया गया। तो सिविल डिस्प्यूट मूवमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस पे जैसी कंडीशन थी उसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और यह एक बहुत बड़ा ह्यूज मूवमेंट। फिर एक इंसिडेंट है 1930 की है, स्पेशली
एक गुजरात में प्लेस है धरासना। ओके, तो धरासना यहाँ पे साल्ट फैक्ट्री थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की बहुत बड़ी, और गांधी जी ने आह्वान किया कि हमारे कुछ वॉलंटियर, जिसमें सरोजनी नायडू भी थी और एक अब्दुल बारी थे जो गांधी जी के दोस्त थे, और दक्षिण अफ्रीका संघर्ष के दौरान, साउथ अफ्रीका में अपार्ची सिस्टम के अगेंस्ट के दौरान इन्होंने क्या किया था, गांधी जी का बहुत हेल्प किया था। इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया और कहा कि, और न्यूज़पेपर के माध्यम से या पब्लिश कराया कि नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, हम धरासना जो साल्ट फैक्ट्री है उस पर अटैक किया जाएगा और नमक को लूटने का काम किया जाएगा। फिर क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहां पे फोर्स लगा दिया, पुलिस तैनात कर दिया चारों तरफ से। अगले दिन सत्याग्रही गए, और चूंकि गांधी जी की ये पॉलिसी नॉन वायलेंस पॉलिसी थी, तो सत्याग्रहियों ने अपने को कई ग्रुप में बांटा। एक ग्रुप आगे जाता और उसके बाद उस घेरे को, पुलिस के घेरे को तोड़ने का काम करता, और पुलिस इनके ऊपर लाठीचार्ज करती और ये अपना सर नीचे करते, जमीन पे गिर जाते। पीछे वाले सत्याग्रही उन्हें उठा के साइड करते और फिर अपना सर आगे कर दे। ये घटना चलती रही, और उसी समय एक अमेरिकन जर्नलिस्ट आया था जिसका नाम बेब मिलर था। बेब मिलर इस कंडीशन को देखा उसने, और इस धरासना साल्ट जो मूवमेंट था, जो सत्याग्रह था, इसका उसने जो प्रचार किया, उसने न्यूज़पेपर में वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री में इस घटना को बताया। ब्रिटिश गवर्नमेंट की उसने काफ़ी निंदा की, और उसने कहा कि मुझे पत्रकारिता करते हुए, जर्नलिस्ट का काम करते हुए 18 से 20 ईयर्स हो गए। मैंने बहुत से दंगे देखे, बहुत से जो राइट्स थे उसको देखे, बहुत सी ऐसी हर कंडीशन को मैंने देखा अलग अलग देशों में, लेकिन जो धरासना जैसी अमानवीय जो क्रूरता थी, वो मैंने अपने इस 20 एंड 18 ईयर्स के जर्नलिस्ट के टाइम में कभी ऐसी घटना को नहीं। तो बाद में लेकिन क्या हुआ, फिर इसी टाइम 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए साइमन कमीशन की। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि इंडिया की ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को मिला के, ऑल पॉलिटिकल पार्टी को लंदन इनवाइट किया गया था, और वहां पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने थे, और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही प्रिपेयर होना था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेट या जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उन्हें किस वे में दिया जाए। फर्स्ट जो 1930 में हुआ, सितंबर अक्टूबर में गांधी जी और कांग्रेस ने क्या किया, इसे बायकॉट कर दिया, क्योंकि कांग्रेस इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी थी, और पार्टी के साथ साथ कांग्रेस खुद में एक मूवमेंट थी जो सबको लेके चलती थी। इंडिया के बहुत से ऐसे, चाहे वह कम्युनल पार्टीज हो या लिबरल पार्टीज हो या जो देसी रजवाड़े रहे, सब ने क्या किया, इसमें इन्वॉल्व करने का काम किया, बट कांग्रेस इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई राउंड टेबल कांग्रेस में। तो जब वर्ल्ड के अदर कंट्रीज का ब्रिटेन पे प्रेशर पड़ा, और ब्रिटेन की ही जो पब्लिक थी, जब उसका प्रेशर पड़ा कि भारत की, इंडिया की जो सबसे बिग पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। दबाव पड़ने के बाद लॉर्ड इरविन को लंदन बुलाया गया। वहां से लॉर्ड इरविन आया और गांधी जी से एक एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट करने के बाद, जिसे दिल्ली पैक्ट कहा जाता है, इसमें गांधी जी, जिसे गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है, जो स्पेशली मार्च 1931 में हुआ था, इसमें गांधी जी ने कुछ कंडीशन रखी, शर्त रखी, जिसको वायसराय ने एक्सेप्ट कर लिया। और इसमें यह था कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, राजनैतिक कैदी थे, उन्हें छोड़ दिया गया, और भी बहुत सी गांधी जी की डिमांड थी। इसमें एक बात उठ के आई कि इसी समय 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिन्हें काकोरी कांड और आगे चल के लाहौर कॉन्स्पिरेसी में फंसाया गया था, अगर गांधी जी चाहे होते लॉर्ड इरविन से, तो अगर डट जाते तो इनकी फांसी टल सकती थी, ऐसा मुद्दा उठता है। तो खैर वो तो बात की बात है। तो एग्रीमेंट हुआ,
गांधी जी कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन गए, लेकिन वहां पे कोई बात नहीं बनी। फिर गांधी जी खाली हाथ लंदन से वापस लौट आए। जब आए तो गांधी जी ने यहाँ पे देखा कि इस नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, इसने ब्रूटली सप्रेस किया, निर्दयता पूर्वक दबाने का काम किया। कांग्रेस के जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे सबको अरेस्ट करके जेलों में डाल दिया गया। कंडीशन काफी खराब थी। फिर गांधी जी ने क्या किया, आते इन्होंने 1932 में फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने का काम किया। तब तक कंडीशन काफी, यह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1932 से लेकर 1934 तक चला। कुछ टाइम तक रेस्ट रहा, लेकिन फिर से चला। और चलने के बाद 1934 में गांधी जी ने क्या किया, इसे विड्रॉ कर लिया। एक टाइम के साथ साथ आंदोलन क्या हुआ, क्षीण होता गया और गांधी जी ने इस आंदोलन को विड्रॉ कर लिया। इस समय जो 1932 में भी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, लेकिन इसमें भी कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि सेकेंड वाले में कांग्रेस को कुछ नहीं मिला था। और डोमिनियन स्टेट की जैसा गांधी जी चाहते थे वैसी कंडीशन नहीं हुई। स्पेशली कंप्लीटली इंडिपेंडेंट की डिमांड कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट उसमें डोमिनियन स्टेट भी प्रोवाइड करने की बात नहीं कर रही। फिर 1932 में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अकॉर्डिंग, यानी फूट डालो और राज करो की नीति के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक कम्युनल अवार्ड लाया, जिसे सांप्रदायिक पंचायत कहा जाता। 1932 के कम्युनल अवार्ड में इंडिया की जो सप्रेस क्लास थी, एससी क्लास थी, उनके लिए स्पेशल इलेक्टोरेट का प्रोविजन किया जा रहा है। जैसे 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग मुस्लिम के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी दी गई थी, वैसे एससी कैटेगरी के लिए भी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रोवाइड करने की बात की जा रही थी। लेकिन बाद में चल के 25 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पुणे पैक्ट हुआ, पुणे में, जिसमें गांधी जी ने क्या किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट 78 सीट प्रोवाइड कर रही थी, गांधी जी ने 149 सीट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और डिफरेंट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में वहाँ की पब्लिक बेस पे देने की बात की, रिजर्वेशन की बात की। उसके बाद अंबेडकर मान गए और पुणे पैक्ट हुआ। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक व्हाइट पेपर लाया, जिसे श्वेत पत्र कहते हैं, व्हाइट लेटर, और यही व्हाइट लेटर आगे चल के 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की न्यू बनी, फाउंडेशन बनी। और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की मोस्टली 200 से एबव आर्टिकल्स को 1947 से लेके और 1950 तक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बना, उनमें से एटलीस्ट 200 के आसपास की जो आर्टिकल्स थे उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मर्ज कर लिया गया, सेम टू सेम। और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ही हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो प्रेजेंट टाइम में है, इसको इस्टेब्लिश किया गया। जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको इस्टेब्लिश करने का काम किया गया। ओके, जो आज भी क्या है, एक लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनल या एक संस्था है, इंस्टीट्यूशंस। तो ये रहा आपका साल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और हर इसके एक पहलू पे हमने चर्चा किया। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा, और आप वीडियो को देखते रहिए अच्छे से, इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तभी यह वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। इस पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी बनेंगे, जो इसके जब एग्जाम पास रहेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन पे आधारित वीडियो भी बनाने का काम करेंगे और उसकी अवेलेबिलिटी भी रखेंगे। थैंक यू।